जब मैं अपने में अस्तित्व समझा, अस्तित्व जीवन और मानवतापूर्ण आचरण भले प्रकार से समझा, उसके तुरंत बाद ही मुझ में एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखना चाह रहे हैं। मैं अपने में विश्वास करना बन गई, अपने आप में बने। इसमें कोई बहुत बड़ी भारी चकरडंडी किया हो अथवा बहुत प्रयास किया हो, परिश्रम किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। समझदारी के तुरंत बाद ही स्वयं अपने आप में विश्वास होना शुरू किया। विश्वास को हम हर आयामों में जांचना भी शुरू किया। उसी भांति श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बन गई। जो मतलब किसी भी श्रेष्ठता है उसको मूल्यांकन करना बन गए, फलस्वरूप सम्मान करना बनता है। हम जिसको मूल्यांकन करते नहीं हैं उसको हम सम्मान कर नहीं पाएंगे। मेरे अनुसार वो एक लक्ष्मण रेखा समझ में आ गई। समझदारी के बाद ही कहीं ये उपजना शुरू किया, श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बनने लगा। तीसरा मुद्दा यह बनी, जो कुछ भी हमारा समझदारी थी उसके अनुसार हमारा व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य हो गए। मुझको कहीं भी कोई ऐसा दिक्कतें नहीं हुई जिससे कि प्रतिभा के अनुसार, जैसा कि अस्तित्व सहज विधि के अनुसार, जीवन सहज विधि के अनुसार हम जी नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई घाट अभी तक मिला नहीं। आगे जैसा हो, ठीक है, अभी तक तो मेरे सम्मुख ऐसा कोई घाट मिला नहीं। इसका नाम दिया है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन नाम दिया है। इसमें हम सही सच्चा उतर गए। तीसरे स्थिति में, पांचवें स्थिति में यह आई, व्यवहार में हम सामाजिक होने का तृप्ति मुझको अपने आप से मिलने लगा। उसका ज्वलंत गवाही ये हुई, हमको संसार के प्रति कोई भी शिकायत शेष नहीं रह गई। किसी के ऊपर मेरा कोई शिकायत नहीं है। अब रह गया मैं कितना सार्थक होता हूँ, नहीं सार्थक होता हूँ, उस बात की जांच हरदम करता रहता हूँ। इस ढंग से हम एक तो शिकायत से मुक्त हो गए। मेरे दायित्व कर्तव्यों को हम जब जितने संबंधों में जीता हूँ उस ढंग से हम जीने में सार्थक हो गए। दूसरे ओर भौतिक समृद्धि, तो हम यह भौतिक रूप में ऐसा तो हम आरंभिक काल में, बाल्यकाल से ही हम परिश्रमी परिवार में थे। परिश्रम करना हम जानते ही थे, सेवा करना भी जानते ही थे, किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आती रही। किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में आ गया। हमारा परिवार के लिए जितना जरूरत है उससे ज़्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इसमें शायद है किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए, होता है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये इस ढंग से 6 बहुत बढ़िया चीज हमारा हाथ लग गई। इसका नाम दिया स्वायत्तता। मनुष्य अपने में स्वायत्त हो सकता है समझदारी के आधार पर। मैं स्वायत्त हुआ हूं, ऐसे ही आप भी हो सकते हो। इस ढंग की बात आ गई। उसके बाद आगे चल करके ऐसे समझदारी को हम वांग्मय बनाने के लिए तैयार हुए। जब स्वायत्त हुए तो हमारे बात संसार को हम परोस सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, जी सकते हैं। ये सब साथ साथ आने लगा। फलस्वरूप इसको एक वांग्मय रूप, दस्तावेज का रूप देना शुरू किया। पहला दस्तावेज तैयार हुई मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन को 4 खंडों में, 4 अध्यायों में ध्रुवीकृत किया। पहला अध्याय का नाम दिया है मानव व्यवहार दर्शन। दूसरा अध्याय का नाम है मानव कर्म दर्शन। तीसरा अध्याय का नाम है अभ्यास दर्शन। चौथा अध्याय का नाम है अनुभव दर्शन। इस ढंग से 4 अध्याय में पूरा दर्शन को लिखा। इन दर्शन का मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थ दर्शन का मतलब मैं इतने ही अभी
बताना चाह रहे हैं। तो अस्तित्व में सम विषम मध्यस्थ शक्तियां अर्थात गतियां हैं। इसका अपने अपने ढंग की परिणाम है, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत देन है। ये इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक विज्ञानी, ज्ञानी, अज्ञानी कोई भी इसका गंध लग जाता है, वह चमत्कृत होते ही हैं। मेरे सम्मुख अभी जितने भी हुआ है, विज्ञान के अनुसार जो समविषम शक्तियों को मानने की जगह में है, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी भारी खामी रह गई, इसीलिए पुनर्विचार करने के लिए जरूरत आ गई, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मध्यस्थ जीव, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, इन चार बातों को, चार तथ्यों को, चार विधि से तथ्यों को समझाने का कार्य किया है। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। सहअस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए गए, वो 3 स्वरूप में, 3 शीर्षक में तैयार हुए। सहअस्तित्ववाद पहला जो बना समाधानात्मक भौतिकवाद, उसका ध्रुव बिंदु है पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता है। ये अपने में त्वसहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। ये समग्र व्यवस्था में ये सब भागीदारी करते हैं। चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक हैं, भागीदारी करते हैं, और जड़ प्रकृति के साथ भी वो भागीदारी करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। इसका नाम देने के लिए मना हुआ समाधानात्मक भौतिकवाद। अभी हमारे पास जो कुछ भी वाद है वो संघर्षात्मक माने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मैं ये इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है, अस्तित्व स्वयं में कोई झगड़ा नहीं है, द्रोह नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, एक खुशहाली है, एक उत्सव है, निरंतर विकास है। ये बात को समझाने की कोशिश की है। जो कोशिश में वांग्मय तो वांग्मय है, किंतु आदमी से ही समझेगा मेरे अनुसार। तो वांग्मय में तो कोशिशें हो सकता है, अभी तक भी कोशिशें हुए हैं, उसी क्रम में हम भी किया है। इसमें मूल मुद्दा यह है, प्राण की बात यह है, विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट किया है कि प्रयोजनों का पहचान, प्रयोजन यदि समझ में आई है, पहचान हो गई है, उसके लिए हम जो विश्लेषण को, उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, हम विश्लेषण करते जाए, कौन सा दलदल में जाते हैं वो आपको भी समझ में आता है, मुझको भी समझ में आता है। विज्ञान की गति आज जहां आदमी जात को ले जा करके बैठाया है या धसाया है, फंसाया है, जो कुछ भी किया है वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार जो कुछ भी अस्तित्व में भौतिक रूप में है, रासायनिक रूप में है, ये सब कोई व्यवस्था में है, ये मनुष्य की व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक है। ये समाधानात्मक भौतिकवाद का मतलब है। और दूसरा मतलब यह है, समाधानात्मक भौतिकवाद में सभी एक दूसरे के लिए पूरक हैं, वैभव के लिए सहायक हैं, और आगे की विकास के लिए एक दूसरे के साथ अंतर संबंध जुड़ी हुई है। इस ढंग से समाधान बताई गई है। दूसरा जो एक लिखा मैंने सहअस्तित्ववाद को, दूसरा प्रबंध का नाम दिया व्यवहारात्मक जनवाद। मानव जो है अस्तित्व में व्यवहार पूर्वक ही माने संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव के साथ करता है, मानव के साथ मानव का व्यवहार अपने आप में मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है, और उसको स्पष्ट करने की कोशिश की बहुत अच्छी ढंग से।
उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अध्यात्म जिसको मानते रहे संसार और उसको समझाने में असमर्थ रहे, और ऐसे अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। जैसा आप हम बैठे हैं, आप हमारे बीच में जो विस्तार दिखाई पड़ती है, इसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कहते हैं। ये विस्तार जो आप हमारे बीच में भी ऐसे ही है, ये धरती दूसरा धरती के साथ भी वैसे ही है, एक सौरव्यूह दूसरा सौरव्यूह के बीच में भी ऐसे ही है, और एक आकाशगंगा दूसरा आकाशगंगा के बीच में भी ऐसे ही है। तो ये विस्तार सब जगह में एक सा है, इतना ज्ञान होता है। ये वस्तु व्यापक है, व्यापक वस्तु में ही एक एक वस्तु भिगा डूबा घिरा हुआ है, ये हमको समझ में आ गया। व्यापक वस्तु के बारे में कोई शंका करने की जरूरत नहीं। कितना देर लगा आप हमारे बीच में, व्यापक वस्तु है ये, इसको समझने में अपने को देर नहीं लगता। इसी को हम जो इसका अनुभव सबसे पहले आदमी को होता है, उसके बाद आपका होना अनुभव होता है। यदि ये बीच में आप हमारे बीच में ये विस्तार ना हो, आपको मैं देख ही नहीं सकता, आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर्वप्रथम जो कुछ भी अनुभव होता है व्यापक वस्तु ही होता है, उसके बाद एक एक वस्तु का अनुभव होता है। ये इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कोशिश की है। ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का मर्मस्थल ही है। इसकी जरूरत के बारे में यह प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसमें भ्रमित होने के बाद आदमी मानव जाति अपने को पहचान नहीं सकता। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व का ही एक पुर्जा के रूप में जो है मानव जाति, वो अपने को कैसा समझेगा? ये तो होना ही नहीं। इसीलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। वो ये व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है, ये स्वयं सह अस्तित्व का गवाही हो गई। तो अस्तित्व सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं सिवाय संकट की और कुछ होता नहीं। ये निकल गया। इससे मूल्यांकित हुआ विगत का। अभी तक जितने भी हम द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं, ये सब का सब सह अस्तित्ववादी विरोधी है। सह अस्तित्व के विरोध में ही हम सब किया है। सब करने के बाद हम कैसे ये पाने के लिए कोशिश करें, पाने के लिए इच्छा करें, सही चीज को पाने का कोई आसरा ही नहीं रह गया। इसीलिए हमको गलत ही घटनाएं सामने आता रहा। हम जैसा जब कभी भी रोते भी रहे, कभी हंसते रहे। जैसा किसी समुदाय परिवार व्यक्ति दूसरे किसी को मार डालता है, उनका परिवार वालों ने बड़ी खुश होते हैं, ये हमारा शत्रु को नाश कर दिया, बहुत खुश है। देश भी ऐसे ही सोचता है, सरकार भी ऐसे ही सोचता है। अब क्या किया जाए? ऐसे ही धर्मगति भी ऐसे ही मानता है, विधर्मी नाश हो जाए तो हम खुश हो जाए, ऐसा वो भी सोचते हैं। अब इस ढंग से किसके शरण में जाएं भाई? धर्मगद्दी के पास जाओ तो ऐसा सोचते हैं, और राजगद्दी के बाद जाओ तो ऐसा सोचते हैं। शिक्षा गद्दी में कोई दिशा ना हो और प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, ये जो कुछ भी मिलता हो भ्रम मिलता हो, तीनवाद के रूप में आपको पहले से बता दिया। अब उसके बाद हम कहाँ ठोर पावे, कहाँ क्या करें, ये परेशानी थी, जिसको हमारा पहले की जो ये सब स्थितियां जागृति की पहले हमारा जो परेशानी थी, वो सब इसी प्रकार मुझ में भी थे। आप लोगों के साथ भी वैसा ही है। आप लोग भी उसी खेत की ढेले हैं जो मानव परंपरा की एक शरीर है। शरीर का रचना गर्भाशय में होता है, उसके मूल में जो प्रक्रियाएं होते हैं वो सब आप हम समझ गए हैं। और उसके बाद यदि कोई चीज है, जीवन है, जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा है, और जीवंतता पूर्वक ही हम कष्ट सुख को भोगते हैं, ये सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। इस विधि से हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकारने के लिए तैयार हुए कि हम इसको पूरे के पूरे चीज को मानव के पास पहुंचाना ही चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में हम पा गए।
शास्त्र के रूप में पाया तो क्या पाए, माने शास्त्र के रूप में पाने का मतलब जीने की कला के रूप में। तो अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है। उसे तो आदमी सुखी हो नहीं सकते, सब तो सुखी हो ही नहीं सकता। इस आधार पर यदि सुखी होने की रास्ता है, सुखी होने का रास्ता है, वो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से है, अर्थनीति से है, अर्थ कार्य से है, इसी विधि से है। इसको हम स्पष्ट करने की कोशिश की। वह व्यवस्था के अंगभूत हो सकता है, ये स्वाभाविक है। दूसरा प्रबंध ये लिखा है कि व्यवहारवादी समाज शास्त्र। मनुष्य जो है व्यवहार पूर्वक ही संतुष्टि पाता है, मनुष्य के साथ ही व्यवहार करता है, व्यवहार न्यायपूर्वक होता है। इस मुद्दे को इस ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश की। व्यवहारवादी समाज शास्त्र, उसका मूल ध्रुव बिंदु है मानवतापूर्ण आचरण। फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार सकते हैं। इसको संविधानों में, सभी देश के संविधानों में इसको पहचाना जा सकता है। इससे संसार में समुदाय के बीच में जो बने युद्ध की खौफ बनी रहती है, वो सब इससे निवारण हो सकता है। युद्ध के प्रयास जब तक है तब तक ये धरती को तंग किए बिना आदमी जी नहीं सकेगा। और ज्यादा तंग करने के लिए ज्यादा माने विज्ञान बुद्धि को प्रयोग करना पड़ता है। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है। युद्ध को संरक्षण करने के लिए विज्ञान शुरुआत हुई। आज भी युद्ध को संरक्षण देने के लिए ही विज्ञानी, ज्यादा से ज्यादा विज्ञानी उसी में ज्यादा तनख्वाह पाते हैं, पैसा पाते हैं, अपने को धनी मानते हैं। करना क्या है? धरती को बर्बाद करना है। बात इतनी छोटी सी बात। इस छोटी सी बात से मुक्ति पाना है, हमको समझदार होना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना पहले से ही अपने पा चुके ना समझी से साला गलतियां होते हैं, और मैंने समझदारी से सही ही होती है। हम मानव सही में एक हैं, गलती में अनेक हैं, खत्म हो गया बात। छोटी सी निष्कर्ष ऐसा बनता है। इस विधि से हम जब इसको सबको समीक्षित करते हैं, पता लगता है हम कितने पानी में खड़े हैं, कैसे पानी में खड़े हैं। ये दोनों नापने में आता है। इस नापदंड में आते हैं तो तब पता लगता है हम किस तरीके की आदमी हैं। उसका मूल्यांकन आगे करेंगे। तीसरा शास्त्र ये लिखा है कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान शास्त्र में ये बताना चाहा है, जीवन संचेतना का आधार है। शरीर संचेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। ये बात को सुदृढ़ रूप में समझाने की कोशिश की है। उसको आप लोग जांचेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ गया, हमारा लिखना सार्थक हो गया। यदि समझ में नहीं आया तो कोई सार्थक नहीं हुआ। ठीक, ये देख लीजिएगा। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र, इन तीनों चीजों को दिया। शास्त्रों का मूल आशय यही है, मानव व्यवस्था में जीना है। जीने के लिए कौन सी ऐसे तरीका है, माने विधि क्या है, नीति क्या है, पद्धति क्या है, प्रणाली क्या है, इन चारों बातों को स्पष्ट किया है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आई। योजनाएं 3 स्वरूप में आई। पहला योजना है जीवन विद्या योजना। इसका मूल स्वरूप ये थी, दो आदर्श युग में भी कहीं ना कहीं आत्मा, परमात्मा ऐसे चीजों को समझाने के लिए बहुत कोशिश की। लोह लुहान हो गए, समझा नहीं पाए, ना समझ पाए। अब क्या करें? लोह लुहान ही हाथ लगी। अब क्या किया जाए? तब इसका उत्तर होना चाहिए। अनुभवात्मक अध्यात्मवाद लिखा ही था, उसके आधार पर हम मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान लिखा।
उसमें मानव संचेतना संज्ञानशीलता संवेदनशीलता के रूप में कार्य करता हुआ प्रमाणित किया है। उसका प्रमाण मैं स्वयं पहला आदमी हूं, उसके बाद आप सब हो सकते हो। चाहे तो, नहीं चाहे तो खुशहाली मना सकते हो, कोई विपदा नहीं है। इस विधि से मानव संचेतना का ध्रुवीकरण मिली, एक ध्रुव। दूसरा ध्रुव व्यवहार में प्रमाणित होना। व्यवहार में प्रमाणित होने का मुद्दा बहुत आसानी से मिल गई। व्यवहार में हम समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना है। ठीक है। इसके लिए न्याय माने नियम, न्याय माने व्यवस्था, समाधान और सत्य को प्रमाणित करना है। ये प्रमाणित करने की विधि के लिए ये पूरा वाङ्मय को आदमी के समूह, मानव जाति के समूह और मेधावियों के समूह, सर्वमानव के समूह प्रस्तुत किया। ठीक हो गए। इस ढंग से ये 3 योजना में से एक योजना जीवन को समझाने के पक्ष में है, क्योंकि आदिकाल से इसमें इसी मुद्दे पर ज्यादा पराभव हुई। पहले उसी को आजमा लें, यदि अपन समझा पाते हैं आगे की 2 बात समझ में आएगा ही, उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। कठिनाई जो कुछ भी है स्वयं के प्रति अनजानता है, स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही अपने को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया है। उसको दूर करने के लिए ये जीवन विद्या को बताने की कोशिश की। इसका जो माने केंद्र बिंदु हैं वो जीवन हर मनुष्य में समान है। बच्चे, बूढ़े, शिशु, वृद्ध सब में समान रूप में विद्यमान है। समानता का आधार जीवन है, ना कि शरीर। शरीर कभी भी ये दो शरीर एक समान होते ही नहीं। ठीक हो गया। शरीर की विविधता रहेगी, जीवन की समानता रहेगी। जीवन समान है, जीवन शक्तियां और बल समान है, और जीवन का लक्ष्य समान है। इन 4 मुद्दे को मैं पा गया। जीवन अपने में जागृत होना चाहता है, जागृति इसका लक्ष्य है। हर व्यक्ति जागृत होना चाहता है, हर व्यक्ति समाधानित होना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है। ये तीनों जीवन का चाहत है। आप सब इस बात को जांच सकते हैं। आपका कोई अंगावयव ऐसा नहीं है जिसके साथ जो अंगावयव न्याय को प्रतीक्षा करता हो। आप सब जांचिए, आप ये पाएंगे कोई अंगावयव आप नहीं पाएंगे जिसमें न्याय का प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो। ऐसा कोई जगह आपको मिलेगा नहीं, जबकि आप स्वयं चाहते हो न्याय। ठीक है। अब ये अंगावयव समाधान को चाहता हो, ऐसा भी कोई अंगावयव नहीं, जबकि आप स्वयं समाधान चाहते हैं। और उसी प्रकार सत्य को कोई अंगावयव चाहता नहीं है, चाहता है जीवन। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकला, न्याय धर्म सत्य को समझा दिया जाए। सीधा सीधा बात, जीवन को चाहिए ये। ठीक है। जीवन का स्वरूप को समझा जाए, जीवन क्रियाओं को समझा जाए, जीवन तृप्त होने के लिए न्याय धर्म सत्य चाहिए, इसको समझाया जाए। ये छोटा सा काम इसमें से निकला है। उसके आधार पर जीवन विद्या योजना प्रस्तुत किया, उसको कार्य योजना में परिणत किया। दो दिग्गज विज्ञान में दिग्गज कहलाने वाले विद्वान मूर्ख या और किसी भी मुद्दे पर विद्वान मूर्ख सभी इसको सुने हैं। उनके सुनने के आधार पर उनका यही निकला है अभी तक। इसको हम पूरा समझ सकते हैं। कुछ लोग समझ गए, वो दूसरों को समझाने में लग गए, वो भी सफल हो गए समझाकर। तब हम विश्वास किया हमने जो समझाया है सार्थक है। कल आप भी यही करोगे। आप समझने का प्रमाण आप किसी को समझाओगे, वो जब दूसरे को समझा लिया तब आप समझाना सार्थक हुआ, प्रमाणित हुआ। जब तक आप समझाया हुआ जब वो दूसरे को समझा नहीं पाता है, तब तक आप समझाने का प्रमाण कहाँ है?
ठीक है, इस ढंग से मैं आश्वस्त हुआ कि यह प्रामाणिक वस्तु है, इसको समझाया जा सकता है, इसे ये सब समझ सकते हैं। उसके बाद ये शुरू किया वाङ्मय को लोगों को छपवा करके देने के लिए और जीवन विद्या योजना को सार्थक बनाने के लिए शुरुआत की। तो दूसरा योजना यह है कि शिक्षा का मानवीकरण। सबको आवश्यकता है ही है समझदार होना, इसलिए समझदारी की सारा वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाए। उसके लिए सिलेबस बनाया गया, किसी स्कूल में प्रयोग भी किया गया। वो स्कूल वहाँ है गोविंदपुर में, बिजनौर जिला में है। उसमें ये पता लगा कि एक बहुत अच्छी अनुभव हुआ 4-5 वर्ष में कि पहले सारा शिक्षाविद इसी को नारा लगाते रहे, वातावरण का प्रभाव मैंने विद्यार्थियों पर पड़ता है। तो वहाँ हम लोगों ने यह अनुभव किया विद्यार्थियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, उल्टा देखा गया। उसको अब विशाल रूप में देखने की अरमान है, उसके लिए प्रयत्न जारी है। और इसके बाद तीसरा योजना है हमारे पास परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान केंद्रित व्यवस्था। कुल मिलाकर के क्या है? परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का क्या मतलब है? शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान मूलक व्यवहार व्यवस्था। इस व्यवस्था को अध्ययन कराने की व्यवस्था मैंने काम किया है। इस ढंग से पूरा दर्शन, विचार, शास्त्र और योजनाएं इससे निष्पन्न हुई। अब इसको क्रियान्वयन करने के कार्यक्रम में है। अभी आपका सम्मुख ये जीवन विद्या क्या चीज है, जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन क्या माने भौतिक वस्तु है, अभौतिक वस्तु है, अभौतिक है तो वो क्या चीज है, ये सभी प्रश्न इसके ऊपर आते हैं। उसका उत्तर इस विधि से आता है।